मिनट में शुरुआत करें। आगे सीताराम जी, आदरणीय राम कुमार जी, आदरणीय आनंद जी, पूरा विद्यालय परिवार और आप सभी अभिभावक शुरुआत करें। उससे पहले है ना 5 मिनट का माउथ बनाना है। 5 मिनट की शुरुआत करनी है। 2-3 चीजों पे मैं आपसे बात करूंगा, 2-3 एंगल से बात करूंगा। लेकिन हमेशा आप बच्चों की परीक्षाएं लेते हो और उम्मीद करते हो अपना बच्चा ये हो वो हो, और इधर शिक्षक जो बैठे हैं वो भी बहुत अच्छे से उनको पढ़ाए। यही तो उम्मीद करते हो। आज आपकी टेस्ट ले लेते हैं। लाइट आए तब आपका टेस्ट ले ले, तब तक ठीक है? ठीक है, तब तक ले लेता हूँ मैं टेस्ट अभिभावकों का। कॉपी पेन है ना जो वो पास में रख दो। एक सामान्य सा टेस्ट लेते हैं, ठीक है? बैठे बैठे नींद भी उठ जाएगी, तब तक थक गए हो तो हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट आ गई तो आपका टेस्ट नहीं लेंगे। टेस्ट तो हो गया ना, टेस्ट तो हो गया, लेकिन टेस्ट की हो सकता है पेपर चेंज हो गया होगा, ठीक है? पेपर दूसरा कर देते हैं। तो दोनों हाथ हैं अपने, है कि नहीं है? चेक है ना? माताएं बहनें आप लोग भी, टेस्ट इनका थोड़ा ही है सबका। हाँ, मैं ऐसे है, आप दोनों हाथ ऐसे करो। सभी लोग पीछे भी, हाँ, शिक्षक शिक्षिकाएं भी शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे तो मैं गिनती करूंगा, हम ये, हाँ, आराम से थोड़ा सा, हाँ, पहले एक बार रिलैक्स हो जाओ, बाद में कहूं तो वैसे ही करना है। हम लोग बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि जो उनको पूछा जाता है उसमें पूरे में से पूरे नंबर लाए। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपना बच्चा, अपन चाहते हैं डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बने, कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर बने। जो आप चाहते हैं वही तो बनना है उसको। वो क्या चाहता है उसे अपने को लेना देना है नहीं। हम तो परीक्षाएं लेते हैं, तो आप लोगों की भी परीक्षा लेता हूं, कितना अवेयर है आप। तो मैं, आप लोग हाथ यूं करेंगे और मैं गिनती करूंगा, ठीक है? 1 2 3 4, 4 पे आपका हाथ बंद होना चाहिए, ठीक है? ओके, रेडी? दोनों हाथ। राम कुमार सिंह अभी तो रिटायर्ड थोड़ी हुए, हाथ थोड़ा सा खोल के रखें। हाँ, कितने पे करना है? 4 पे। तैयार हो? इधर, हाँ, बाद में पहले नहीं चलेगा। रेडी? 1 2 3। कितने पे करना था? 4 पे। 4 तो हुआ ही नहीं, 4 तो हुआ ही नहीं, और आपने तो 3 पे कर दिया। इतना ही टेस्ट था, भले हाथ ऊपर रखो नीचे। जिंदगी एक मौका देती है, जीवन में मौके इतने ही मिलते हैं, या तो इधर या उधर। तो देखो ना, हमने तो 3 पे बजा दिया ना, कितने पे था? 4 पे। ये 4 पे ही ताली बजे, इसके लिए इस विद्यालय की आवश्यकता रहती है। नहीं तो अपन जन्म देने वाले और बच्चे दोनों ही खूब है ना। स्कूल की आवश्यकताएं क्यों पड़ी? विद्यालय की आवश्यकताएं इसलिए पड़ी कि जब 3 पे कुछ हो रहा है तो 4 तक इंतजार कर पाए। एक हवाई जहाज सबने देखा, सबने देखा ना, कितना अच्छा है। बाड़मेर में भी एयरपोर्ट शुरू हो जाए तो हम तुरंत दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। बस में, ट्रेन में कौन सवारी करे? हवाई जहाज का उद्देश्य क्या होता है? उनके जो यात्री हैं, उसमें जो सवारी है, वो कम समय में सही जगह पर सही सलामत पहुंच जाए। अपने भी तो यही उद्देश्य है, अपने बच्चे कम समय में सही जगह पर सही सही पहुंच जाए। आप मान के चलिए कि जो ये हवाई जहाज है ना, इसमें चलाने के लिए एक पायलट होता है, जो पायलट उनको सही जगह पर लेके जाता है। ये जो शिक्षक है, ये जो विद्यालय है, ये पूरे के पूरे पायलट के रूप में, और उसमें जो यात्री होते हैं, पैसेंजर,
ये जितने विद्यार्थी हैं, जितने छात्र छात्राएं हैं, ये सब क्या है? पैसेंजर के रूप में। इनको एक जगह पे जाना है और ले जाने वाले कौन है? शिक्षक। लेकिन हवाई जहाज पायलट से और यात्रियों से सिर्फ नहीं चलता है, एक टीम होती है पीछे बैठी कंप्यूटर पे दिशा निर्देश देती रहती है और उसको कहते हैं टेक्निकल टीम। कहाँ बादल है, कहाँ क्या स्थितियां है, मौसम खराब है या सही है, फ्यूल कम हो गया है या क्या स्थितियां बन रही है, मौसम बिगड़ रहा है, वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन पूरा हवाई जहाज को कंट्रोल कौन करते हैं? वो तीसरे वाले, और वो तीसरे वाले आप लोग। विद्यार्थी की टेक्निकल टीम दिशा निर्देश पूरी कंट्रोलिंग करने वाली कौन है? कहाँ उतरना है, कैसे उतरना है, ये आप लोग। तो हवाई जहाज पायलट के बिना भी नहीं चलता, यात्रियों के बिना तो पायलट का कोई औचित्य नहीं, और टेक्निकल टीम के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। तो हम तीन पक्ष हैं, शिक्षक कहो या विद्यालय कहो, एक ही बात है, विद्यार्थी और आप लोग। ये तीनों एक साथ चले, अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी ड्यूटी निभाए तो सफल हो सकते हैं। इसी मुद्दे पे आज बातचीत हो रही है। मैं पूरे गणेश विद्या मंदिर परिवार, आनंद जी और इनकी टीम का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि इस विषय पर आपने सोचा, और आप लोगों का भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों के प्रति सोचने वाले हो, तभी तो यहाँ पर पहुंचे हो। नहीं तो हो सकता है समय ना हो तो आप लोग आए। तो अब इस सेमिनार में हम लोग कुछ मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। एक साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में एक लोकोक्ति बनी, उसमें मैं धीरे धीरे बात करता रहूंगा अपने इस बातचीत के बाद में। कुछ बिंदु है जिसपे हम सबको सोचने की आवश्यकता है, आप लोगों को भी और उन बच्चों को भी। प्रयोग तो हम लोग बच्चों पे ही तो कर रहे हैं कि बच्चे कैसे काम करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 10 पॉइंट है, उन पे मैं आप सबसे बात करूंगा। एक उदाहरण देता हूं, कर हम भी कुछ नहीं सकते, शिक्षक भी, पर आप भी कुछ नहीं सकते आज के समय में। आजकल में जो भी विद्यार्थी क्या कुछ करेगा, आपके तो छोटे बच्चे हैं, मैं जिनको पढ़ाता हूँ वो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, कॉलेज लेवल के बच्चे हैं, उनको कौन गाइड करता है या वो किससे प्रभावित होते हैं? तो एक कड़ी सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे आप मानो या मत मानो, और वो है उसके फ्रेंड, उसका जो सर्किल है, उसके जो दोस्त हैं, वो किनके साथ उठता है बैठता है, वो उन्हीं से गाइड होता है। ये रियलिटी है। आपको एक उदाहरण बताऊं, एक दाखा गांव है, सिंदरी के पास में कोई एक गांव है दाखा। इस साल हमारे एडमिशन हुए, तो मैंने भी इन्हीं की तरह सोचा कि बच्चे मिस गाइड न हो, इसके लिए पहले दिन ही उनके साथ अभिभावकों को बुला लिया जाए। और क्या करना होता है, क्या ध्यान रखना होता है, गांवों से बच्चे शहर में आते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको रास्ता भटका सकती है, आपको क्या गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और बच्चे को नहीं होनी चाहिए और हमको नहीं क्या होनी चाहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो हमने किया, उस बच्चे के साथ उनके भाई आए, माता पिता नहीं आए बल्कि भाई आए। 70 बच्चों का वो सेमिनार था, तो 70 में से 70 के ही पेरेंट्स ने, 10 के भाई थे, 60 के या तो माँ थी या पिताजी थे। ठीक है, ये दीपावली की छुट्टियां हुई। दीपावली के बाद में उस लड़के ने आना छोड़ दिया, वो कंटिन्यू आया ही नहीं। दीपावली अभी गई है, ज्यादा दिन नहीं हुए, तो लगातार नहीं आया। तो आज से 4-5 दिन पहले मैंने शाम को उसके नंबर पे उसको कॉल किया, फोन किया उस बच्चे को। या तो आप अभिभावक को करते हैं, हमको तो पहले डायरेक्ट उसको करना होता है। तो फोन किया, उसने उठाया नहीं, दोबारा किया, नहीं उठाया, रात को फिर किया मैंने, तब उसने उठाया फोन। तो मैंने पूछा कि आप लगातार अनुपस्थित तो क्या हुआ, छोड़ दिया, विचार क्या है? तो मेरे को जल्दी मतलब हाँ ऐसे करके छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? तो मेरे को जल्दी नौकरी लगना है। आप पॉइंट देखिए कि मेरे को जल्दी नौकरी लगनी है।
बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा पढ़ाइया जल्दी नौकरी लगने में कहीं बाधा भी बनती है क्या? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कुछ और सवाल पूछे। फिर मैंने पूछा कि आपके पिता तो ये नई आने का मानस कब बनाया? तो दीपावली पे घर पे गया, घर पे घर वालों ने कहा कि जल्दी जल्दी अपने तो नौकरी लगनी है। अच्छा, मैंने कहा जल्दी जल्दी नौकरी लगने के लिए क्या करते हो? तो जल्दी जल्दी के लिए तो पढ़ता हूँ। कॉलेज जाना वगैरह पढ़ने में मदद बनते होंगे कहीं ना कहीं, 24 घंटे ही पढ़ता ही होगा। तो मैंने कहा घर पे गए, जल्दी नौकरी की बात की, पिताजी क्या करते हैं? तो पिताजी खेती करते हैं। पिताजी तो जल्दी नौकरी की तो कहेंगे, लेकिन छोड़ने का तो कहेंगे नहीं। फिर मैंने पूछा भाई कितने हो? तो 6 भाई हैं। अच्छा, आप? तो मैं सबसे छोटा हूँ। तो भाई क्या करते हैं? तो एक फर्नीचर का करता है राजकोट में, एक गाड़ी चलाता है, एक बाकी सब खेती के लिए वगैरह करते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कौन से वाले भाई ने ये कहा? तो भाइयों ने, मैंने कहा बड़े भाई ने कहा। तो नहीं, वो तो अलग है। 3 भाई न्यारे हैं, मतलब अलग है, उनके सेपरेट फैमिली है। अच्छा, तो मैंने कहा आपके तो 3 ही भाई हुए पीछे। तो मैंने कहा जो आपके यहाँ मीटिंग में कौन आया था? उसने कहा। तो नहीं, उसने नहीं कहा। मीटिंग में कौन आया? तो 3 नंबर का भाई आया। तो मैंने कहा 3 नंबर का भाई तो वो था जो अलग था, वो क्यों आया? तो वो नहीं, जो 7 वाला आया। तो 7 वाला तो 4 नंबर का हो गया। तो हाँ, हो गया 4 नंबर। अच्छा ठीक है, हो गया। फिर मैंने कहा उसने कहा? तो उसने नहीं कहा। पिताजी ने नहीं कहा, उसने नहीं कहा, तो घर वालों ने किसने कहा? तो नहीं, ऐसे मुझे ही लग रहा है। अब वो क्या कह रहा है? मुझे ही लग रहा है। मैंने कहा कहाँ रहते हो? तो गांधीनगर रहता हूँ। अच्छा, मैंने कहा 7 कौन रहता है? 7 तो मेरे गांव के ही रहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? तो वो तो 3rd ईयर कर रहे हैं। 3rd ईयर तो कुछ होता होगा ना, किसका 3rd ईयर? बीए, बीएससी, बीकॉम। तो ओपन से कर रहे हैं, कोटा ओपन से कर रहे हैं। अच्छा, कितने जने हो? 3 वो है, चौथा मैं हूँ, 4 जने। मैंने कहा वो कभी रेगुलर पढ़े? तो नहीं, वो तो रेगुलर नहीं, उन्होंने ओपन से किया है, ओपन से। ठीक है, मैंने कहा मैं एक दिन रूम पे आऊंगा आपके। अब पूरे इस केस स्टडी में आप देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसको रेगुलर जाने से बंद किसने करवाया? पिताजी तो सपने सोचते हैं बच्चा नौकरी लगे, घर से निकल गया इसका मतलब नौकरी लग के ही आएगा। शिक्षक तो बेचारा फोन कर रहा है कि वो है कहाँ, ढूंढे उसको, और बच्चा है जो किससे गाइड हो रहा है? दोस्तों से। ये सच्चाई है, ये रियलिटी। आपके तो बच्चे छोटे हैं, फिर भी टिफिन कैसा लेना है ये आप डिसाइड नहीं करते हो, आपका बच्चा भी डिसाइड नहीं करता है। उसके दोस्तों के टिफिन कैसे हैं वो दोस्त डिसाइड करते हैं कि नहीं करते? बैग कैसा होगा या ड्राइंग बुक कैसी होगी, ये कौन डिसाइड करता है? वो जो स्कूल में उसने दूसरे साथियों के देखा, तो वो चीजें हैं। तो मैं ये 2-3 उदाहरणों से ये समझाना चाहता हूँ कि समय बड़ा संक्रमण का है। हमें बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने बच्चों को समझना होगा। हम अपनी चीजें उनके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे तो हम गलत हैं। आज का समय वो नहीं है कि हम जो चाह रहे हैं वही बच्चा करे, ऐसा संभव नहीं है। बच्चे में क्या चीजें हैं उनको जानना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने लाइफ स्किल की 10 कोर बताई। आधार स्तंभ कितने बताए? 10। आप नोट कर रहे हो तो कर लीजिएगा। ये हम सब के लिए भी जरूरी है, अपने जीवन में भी जरूरी है और बच्चों में भी जरूरी है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता, खुद को पता होना चाहिए। पहला पॉइंट है। कैसे? ये खिड़की दिख रही है, ये खिड़की है ना, ये जैसे ही 1, 2, 3 और 4 खिड़कियां हैं। आप लोग भी घर पे जाएं, आप सब, मैं मानता हूं कि अपने बच्चों के प्रति चिंतित हैं, संवेदनशील हैं, तभी तो यहाँ पर हो। आप जाके सोचना कि मेरे बेटे या बेटी में पहली खिड़की में, मतलब आप कॉपी में एक खिड़की बना देना और उस खिड़की में, उसमें क्या अच्छाइयां हैं, काबिलियत क्या है उसमें, ये ढूंढना। इनके बच्चे में साइंस अच्छी आती है तो जरूरी थोड़ी आपके बच्चे को साइंस अच्छी आए।
आपके बच्चे को सोशल साइंस भी तो अच्छी आ सकती है। आपका बच्चा खेल में अच्छा हो सकता है, आपकी बेटी डांस में अच्छी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हो सकती है, दूसरे में उसकी कमियां क्या क्या है। दूसरी खिड़की में हर माँ को अपना बेटा बेटी दुनिया में सबसे बेस्ट लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? मेरे बेटे जैसा बेटी जैसा दुनिया में कोई नहीं है। पता नहीं है स्कूल वाले फर्स्ट दूसरे को ही क्यों करते थे, है ना? तो आप कमियां भी ढूंढना, बेटे बेटी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप बैठ के किसी दूसरे पे ना 4 ऐसे डब्बे बना और मैं जो बोलती हूँ वो लिख कि मेरे ये कमी हो सकती है। कमियां लिखना कोई नेगेटिव नहीं है, हम आगे बढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए। फिर तीसरे में अवसर, क्या क्या मौके मिल सकते हैं बच्चे को। अच्छाई क्या है कि बहुत हट्टा कट्टा है बेटा, खेल कूद में अच्छा है, तो अवसर क्या क्या हो सकते हैं। खेल में आगे जाएगा, बैंक सर्विस में आईपीएस बनेगा, अफसर बनेगा, कुछ भी तो बन सकता है। फिर चौथे में अवरोध, अवरोध यानी बाधा है। आपके बच्चे में अच्छाइयाँ क्या है, कमियां क्या है, अवसर क्या है, बाधाएं क्या है। बाधाएं क्या हो सकती है, जैसे कि आपके बेटा बहुत होशियार है, उसको बहुत याद रहता है। मैं नवोदय विद्यालय के एक बच्चे से मिला अभी कैंप में। उस बच्चे की क्या खासियत है आपको बताऊं। उसकी खासियत यह है कि कोई भी किताब उसको रात को दे दो, जितने पेज की, लगभग कोई 70-80 पेज की हो, ज्यादा की होगी तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेना, रात को दे दो, वो किताब पूरी पढ़ लेगा ना, उसके बाद उससे कुछ भी पूछो वो बता देता। ये रियलिटी है, वो उसकी खासियत है। तब मैंने पूछा, मैंने कहा तो कुछ भी बन जाओगे। तो उसने कहा कुछ कैसे बन जाऊंगा। उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत निम्न स्तर के आर्थिक रूप से, तो उसके वो संभव नहीं है कि उसको आगे से आगे हमेशा सपोर्ट मिलेगा। तो वो कह रहा है मेरे को तो नवोदय है, तब तक मैं पढ़ाई कर पाऊंगा, आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन वो उसकी क्या है, एक चुनौती है, उसकी बाधा क्या है, आर्थिक स्तर। तो कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या क्या चीजें हैं ये चारों ढूंढना। ऐसे ही आप इधर आना और यहाँ पे क्लास टीचर होंगे, विद्यालय भी तो है मेरा टॉपिक। आप कहना मैंने तो ये 4 डब्बे बनाए इस बच्चे के, इन डब्बों में से आपको क्या लगता है कि मेरे बेटे में मैंने जो अच्छाइयाँ ढूंढी है, क्या उसने ऐसी अच्छाइयाँ आप में आपको नजर आई क्या। तो ये टीचर भी तो बताएंगे ना, ये कहेंगे आपको तो पता ही नहीं है, बच्चा तो इसमें भी और अच्छा है जो आपको पता ही नहीं चला और इन्होंने ढूंढ लिया। हो सकता है जो अच्छाई आपको नजर आई वो इनको नहीं आई होगी। दोनों पहिए साथ एनालिसिस करेंगे तब आपको उसका पता चल पाएगा। फिर आप तय करना कि जिंदगी में उसको बनाना क्या। नहीं तो अपन तो क्या कर रहे हैं, सबके पीएमटी के लिए आजकल तो चेंज हो गए सारे रूप। तो आजकल सबको डॉक्टरी बनाना है या कुछ और बन रहा है। तो पहले एक दौर आया सबको इंजीनियर बनाना था, फिर किसी के पैसे वाले हैं, कोई 1-2 बाड़मेर में कलेक्टर बन गए, तो अपने बच्चे को भी दिल्ली भेज दो। हम डिसीजन बच्चे की खिड़कियों से नहीं कर रहे हैं, हम किससे कर रहे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है उससे तय करते हैं। वो जरूरी नहीं, वहां पर असफलताएं मिलती। आपको एक और उदाहरण दूं, कल टेस्ट लिया मैंने और टेस्ट से पहले क्या किया था, मैंने पेज दिए थे 17, सारे बच्चों को एक किताब दी और एक ही किताब में 17 पेज और 7 दिन का समय, और उसमें से टेस्ट लूंगा, ठीक है। उन 17 में से आप रियलिटी मानिए, मैंने महिपाल जी से सुबह शेयर भी की थी ये बात। उन 17 में से टेस्ट लिए 30 प्रश्नों के, 30 प्रश्न में से 9 नंबर, 9.5 से कम है वो फेल है, 33%। 2 लड़के, एक के आया 2 नंबर, एक के आए 3 नंबर। 2 नंबर वाले को खड़ा किया और उससे पूछा कि आप वो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आपके 12वीं में कितने प्रतिशत है, नंबर 30 में से कितने आए, आप अनुमान लगाओ, देखिए उसके कितने नंबर होते होंगे 12वीं में।
उसके 12वीं में 91% है, 91। और अपने बाड़मेर की काफी प्रतिष्ठित स्कूल से उसने 12वीं की। 91 वाले से तो उम्मीद है कि 9 नंबर तो लाए गए, और गाड़ी कहाँ अटक गई? 3 नंबर वाला है तो गांव से, लेकिन बाड़मेर आए हुए उसको 2 महीने हो गए हैं, और 2 महीने वो एक कोचिंग जा रहा है। एक कोचिंग में पढ़ते हुए उसको 2 महीने हो गए हैं, नंबर कितने आए? 3। अब सोचने वाला विषय कि हम किसी की देखा देखी बच्चों को किसी में डालेंगे, कुछ करवाएंगे तो अपन सफल नहीं हो पाएंगे। सफल तभी होंगे जब हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। आज के जमाने में आप यहाँ विराजमान हैं, गांव में भी ये धारणाएं थी पहले, सरकारी नौकरी। आज वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? टूटती जा रही है। आज तो लोग अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, अपना काम धंधा शुरू करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। नौकरियां जरूरी नहीं है। हाँ, सामाजिक मान्यता के लिए क्या है कि एक धारणा बन चुकी है कि नौकरी वाले को एक अलग नजर से देखा जाता है। तो आप ये मत सोचना कि आपका बेटा बस नौकरी नहीं लगा तो कुछ नहीं। आपके बड़े बच्चे भी तो होंगे ना, जो इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, तैयारी करते रहे लेकिन नौकरी नहीं लगे तो नहीं लगे। कोई जरूरी नहीं है आपने खिड़की गलत चूज कर ली थी, नौकरी लगने के पीछे उसकी कमी नहीं थी, आपने कहीं छोड़ा ही अलग जगह था। हो सकता है इधर वाली खिड़कियों में छोड़ते तो वो पार हो जाता। तो पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस। आप भी अवेयर होइएगा, शिक्षकों से मदद लीजिएगा, शिक्षक भी अवेयर हो अपने बच्चों के प्रति, और फिर उस बच्चे से चर्चा करें। तो एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है? एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी, मतलब एक होती है सहानुभूति। मैं पहले बात करता हूँ। सहानुभूति का मतलब ये है कि जैसे किसी के चोट लगी तो हमने जाके कहा कि तुम्हारे चोट लग गई, या किसी के घर पे कोई होता है तो हम बैठने जाते हैं ना, तो हम कहते हैं भाई ठीक पूरा हुआ, ये हम सांत्वना देने आए। वो तो होती है सहानुभूति। सहानुभूति से ऊपर होती है समानुभूति, उसको कहते हैं एम्पैथी। समानुभूति का मतलब ये है कि सामने वाले के पांव में कांटा लगता है तो उसको चुभन होती है, वैसी की वैसी अपने को भी। यानी कि अब इस पॉइंट को आप बच्चों से रिलेट कैसे करेंगे कि बच्चा जो सोच रहा है उसकी जो भावनाएं हैं वो आपकी भावनाएं भी होनी चाहिए। बहुत परिवारों में समस्या है, मोबाइल छोड़ता ही नहीं, मोबाइल छोड़ता ही नहीं, खाना खाता है तो भी देखते हैं। बच्चे देखते ही नहीं देखते, क्यों देखते हैं? कभी आपने सोचा? क्यों देखा? जब बच्चे ने आपको आवाज दी थी ना, तब आपने भी कहा था 1 मिनट देख के आती है। तब जब आप भी 1 मिनट थे तो सहम अनुभूति उसकी होगी। तो समानुभूति, बच्चा क्या सोच रहा है वो सोच तक अपने को पहुंचना होगा। हमारी जिंदगी देखो, लोग टाइम नहीं देते बच्चों को। क्यों नहीं देते? काम धंधे में बिजी है, नौकरियों में बिजी है। क्यों? पैसा कमाना, यही मकसद है या और कुछ? दुकान जल्दी सुबह 6 बजे घर से निकल के रात को 11 बजे आए, इसके लिए पैसे खूब कमा लिए। आपने किसी के देखा कि पैसे तो खूब सारे थे लेकिन वो आरती में डोके वगैरह होते हैं, उसकी जगह पैसे बिछाए गए? किसी के देखा? नहीं देखा ना। तो ये पैसे किस काम के? आखिर तो वही बिछने हैं। तो फिर कम से कम अपनी पूंजी क्या है? अपने बच्चे। तो बच्चों के बारे में सोचें। मैं बुराई तो नहीं कर रहा हूँ महिलाओं की, अब तो पुरुष भी वही है, सेम कैटेगरी में हो गए। पुरुष आगे सोशल मीडिया पे, महिलाएं अभी तक दीवारों पे है। महिलाएं भी आगे सोशल मीडिया पे, लेकिन लिखती नहीं है। पुरुष लिख के अभिव्यक्त कर देते हैं। हमें अपने पड़ोस के पर पूरे दिन की डिटेल शाम को चाहिए ही चाहिए, और नहीं चाहिए तो भी हमको मिल ही जाती है। और आपको पूरे जिले की चाहिए, नागौर से लेकर बाड़मेर तक की चाहिए, वो सोशल मीडिया से आ जाएगी। नहीं तो आप यहाँ बैठे बैठे आप भी दे दोगे, उनको पता कुछ भी नहीं है लेकिन लिख देंगे हम लोग। कभी हमने वो पूरे दिन की डिटेल अपने बच्चों की भी निकाली क्या?
हम अपने बच्चों की तो डिटेल पूछते ही नहीं है, पड़ोसियों की निकाल लेते हैं, उससे अपने को होना जाना क्या है। तो पॉइंट नंबर 2 है, वो है समानुभूति, एम्पैथी, वैसी की वैसी सोच करनी चाहिए। तीसरी चीज है, आपने बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे, और तीसरा पॉइंट है कोपिंग विद स्ट्रेस, तनाव से मुक्ति कैसे। आज के बच्चे बड़े टेंशन में हो जाते हैं, बड़े टेंशन में होते हैं। आज मैडम ने मेरी कॉपी में लाइन खींच दी, छोटे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। होता है नहीं होता है? मैं डांस बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन उस एनुअल फंक्शन वाले ग्रुप में मेरे को रखा ही नहीं। क्यों नहीं रखा? मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैं तो बार बार कर रहा था, लेकिन मैडम तो दूसरों को ही देख रही थी। बच्चा टेंशन, तनाव में आ जाता है। ये छोटी छोटी जो है तनाव, कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध का तनाव थोड़ी होता है बच्चों को तो इतना ही होता है। मेरे आज आधा नंबर कट गया, 10 में से 9.5 ही आए। मैं कई बार ताज्जुब करता हूँ कि स्कूलों में जिनके 10 में से 9.5 आते हैं, वो बच्चे जाते कहाँ हैं? मेरे पास तो आ रहे हैं वो 30 में से 2 नंबर वाले आ रहे हैं, तो ये 9.5 वाले कहाँ जाते हैं? कोटा जाते हैं, उनके भी रिजल्ट्स तो वही रह रहे हैं। पता नहीं, हो सकता है, लेकिन मेरे पास 91 वाला आ रहा है ना, 91% वाला आ रहा है, और 2 नंबर पे गाड़ी होती है। किसी की बीपी भी अप डाउन होती है, तो इतनी नहीं होती है जितनी इसमें हुई है। तो हम लोग कम से कम इस चीज पे सोचें, कोई ज्यादा फाउंडेशन रखने की बच्चों पे जरूरत नहीं है। आज के समय में टॉप करने वाला हमेशा टॉप करेगा ये जरूरी नहीं, एवरेज वाला टॉप नहीं कर पाएगा ये भी जरूरी नहीं। इसी टेस्ट श्रृंखला का एक और उदाहरण देता हूं आपको, आप समझिए इन्हीं बातों से। पहला टेस्ट हुआ था ना, हमारे कॉलेज का जो टॉपर है, बीए का आर्ट्स का जो टॉपर है, उसने भी वो टेस्ट दिया, और पहले टेस्ट में उसने 30 में से 22 नंबर लाया और सेकंड टॉपर बना। पेपर थोड़ा हार्ड था, तो 22 नंबर ओके, मैं अच्छा मानता हूँ, ठीक है। उसने मेरे से कहा कि सर आपने जो पेपर बनाया, मुझे लगा यही सवाल आएंगे। मैंने कहा तेरी सोच और मेरी सोच मैच खा रही थी, इसलिए तुम्हें ये लगा, ठीक है। पेपर अगले में मैंने वो 17 पेज दिए, कल वाले में हुआ था टेस्ट, उसको भी वो भी था। टेस्ट से पहले मुझे कहा कि सर आज छुट्टी ले लेता हूँ, मेरे गांव जाना, मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ठीक है, दे ही देता हूँ। टेस्ट हुआ और नंबर आए 6। नंबर कितने आए? कॉलेज टॉपर है, पहले में सेकंड टॉपर था टेस्ट में। पहले टेस्ट में उसने कहा कि पेपर मैच खा रहा था, 6 नंबर आए। तो उसका नाम अनाउंस किया, तो हम लोग हंसे, थोड़े से मजाक की, और जिनके कम नंबर आए थे उनको मंच पे खड़ा किया था ताकि अगले में पढ़े, ठीक है। नंबर सुना दिए, पूरा हुआ। तब उसके दोस्त ने मेरे को क्या कहा, उसके मुंह पे ही कहा कि ये आज सुबह कह रहा था कि पेपर मैंने बनाया, मतलब दूसरों को क्या कह रहा था, पेपर मैंने बनाया, क्योंकि उसने दूसरों को टिक लगवाए थे। उसने सोचा कि ये आएंगे, हमेशा थोड़ा ही मैच खाता है। मैंने कहा हमेशा मैच नहीं खाता है, आज तो गाड़ी इधर चली गई। यानी कि टॉपर हमेशा टॉपर नहीं रहता है, और कमजोर हमेशा कमजोर नहीं। आपने गांव में देखा होगा, जिनको 10वीं 12वीं में हमेशा सम्मानित करते हैं, वो नौकरियां लगे ही नहीं, और जो पीछे पीछे बैठे थे वो लग गए। मौका ही ऐसा, अब जो उस समय निकल गया मेहनत कर दी, क्योंकि अब तो सारा OMR का जमाना हो गया, बोले जिसके सही हो गए वो चल जाएगा। तो बच्चों को तनाव न दें, तनाव में है बात करें, बातचीत करें। समय ऐसा ही, आपको लगता होगा कि ऐसा क्या है, लेकिन रियलिटी यही, बच्चे छोटी छोटी चीजों से परेशान होते जाते। फिर एक है कोपिंग विद इमोशंस, चौथा नंबर, भावनाओं से मुक्ति। कोपिंग विद इमोशन, भावनाओं से। भावनाएं और तनाव में फर्क है। तनाव में बच्चा परेशान होता है, भावनाओं में बच्चा डूब जाता है।
छोटी छोटी चीजों को लेके भावुक बहुत ज्यादा हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है या रोने भी लग जाता है, डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो बहुत ज्यादा भावुक भी ना हो बच्चे। भावुक होना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, तो इस चीज से भी हमें बचाना। आगे पॉइंट नंबर 5, इंटरपर्सनल रिलेशन, आपसी संबंध। घर पे आए मेहमान कितनी बार आया? 10वीं बार। घर पे व्यक्ति कितनी बार आ रहा है? 10वीं बार। वो बच्चा मिला 10वीं बार उनसे, और 10वीं बार मिला तो भी मेहमान ने पूछा, बेटा मेरे को पहचानते हो? अंकल देखा हुआ तो लग रहा है। अब अंकल सोचेगा क्यों आया 10वीं बार, यानी कि कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग कहीं और। पढ़ाई सब कुछ नहीं है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बहुत जरूरी है। दुकानें तो दुनिया में बहुत सारी है ना, बाड़मेर शहर में कुछ ही दुकानों पे भीड़ क्यों होती? कुछ ही चूड़ियों की दुकानों पे आप लोग क्यों जाते हो? दुकानदार अच्छे से बात करता है, उसकी बातचीत का तरीका अलग होगा। तो कम से कम संबंध कैसे रखने हैं, बातचीतें कैसे रखनी है, ये भी आपको और बच्चे को दोनों को सीखना सिखाना है। जैसे आप लोग बातचीत करेंगे वैसे ही लोग करेंगे। इधर शिक्षक भी हमेशा एक उदाहरण दिया जाता है कि आपने जो क्लास में पढ़ा दिया ना, बच्चा उसी को ही सही मानता। बाय द वे आपने गलत पढ़ा दिया तो वो गलत का ही अनुसरण करेगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी से बच्चे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सीखते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो इस बाबत भी आप बच्चों को समझाएं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अपने परिवार में आपसी जैसी होगी, बच्चों पे उसका प्रभाव 100% पड़ेगा, और वो रिजल्ट आज नहीं आएगा, थोड़े वर्षों के बाद आएगा। इस चीज को भी समझें। साउथ अफ्रीका की मैंने शुरू में बात की थी, एक मनोवैज्ञानिक थे, कहानी सुन रखी होगी आप लोगों ने। मनोवैज्ञानिक गए साउथ अफ्रीका में कल्चर पे स्टडी करने के लिए, मतलब वहाँ की संस्कृति कैसी है उसमें जानने के लिए गए। उसने पढ़ा, किताबें लिखी, सब कुछ करके, और वो वापस रवाना हुए तो कुछ बच्चे उनको छोड़ने के लिए खड़े थे, छोटे छोटे बच्चे। आप ये कल्पना कीजिए, छोटे छोटे ऐसे। तब उसने मनोवैज्ञानिक ने एक लास्ट टेस्ट किया, और उसने एक टोकरी ली, छबड़ी, खूब सारी उसमें चॉकलेटें भर के और सामने रख दी, और बच्चों को खड़ा किया और कहा कि दौड़ में जो फर्स्ट आएगा ये छाबड़ी उसी की होगी। और लड़कों ने जैसे ही उसने रेडी गो कहा, बच्चों ने क्या किया, आपस में हाथ पकड़े एक दूसरे के और एक साथ दौड़ लगाई, और एक साथ ही वहां पर पहुंचे, एक साथ पहुंचे। और जब उन्होंने दौड़ लगाई थी तो एक वर्ल्ड का था। तो जब वो दौड़ में वहां पहुंचे तब उसने मनोवैज्ञानिक ने कहा कि ये सब क्या है, आप एक साथ क्यों दौड़े? तब उनमें से बच्चे ने कहा कि कोई एक खुश हो जाए तो खुशी का कोई मायना नहीं, खुश होंगे तो हम सब साथ होंगे तभी खुश होंगे, अकेला कोई खुश नहीं हो सकता। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी ऐसी है। आप सोचे मैं और मेरा बेटा दो तो बढ़िया बढ़िया हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छे तभी होंगे जब इर्द गिर्द आपकी फैमिली में सब लोगों से संबंध अच्छे हों। ये बहुत जरूरी है, और ये उनका एक पॉइंट। आगे कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन यानी बातचीत, संप्रेषण कहते हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं, होशियार बहुत है, लिखना बहुत आता है, नंबर बहुत आते हैं, राइटिंग बहुत आती है, लेकिन बोलना आता नहीं, बातचीत करना आता नहीं, तब तक काम चलेगा नहीं। आज का जमाना चेंज हो चुका। कई लोग होते हैं ना, भाषण देते आते हैं, सारे वोट लेके चले जाते हैं, और आप बाद में कहते हो पता ही नहीं चला, दे दिए। किससे दिए? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, बातचीत का तरीका बहुत अच्छा। जमाना इंटरव्यू का है,
निजी क्षेत्र में जितने भी लोग जाएंगे उनको, मतलब प्राइवेट में जहाँ भी नौकरी करोगे वहां पर तो क्या करना पड़ेगा, प्रतिदिन आपका इंटरव्यू है। आनंद जी किसी शिक्षक को रखेंगे कि 10वीं 12वीं में बहुत अच्छे प्रतिशत थे? भाई हम सरकारी वाले तो एक बार बोला करके बढ़िया नंबर लाके सेट हो गए, अब गलती नहीं करेंगे तो कोई हटाने वाला नहीं। पढ़ाए तो पढ़ाए, नहीं पढ़ाए तो ऐसा भी तो होता होगा। लेकिन निजी क्षेत्र में क्या होगा, प्रतिदिन इंटरव्यू है। आप लोग आगे कहोगे बेटा कह रहा था मैडम ऐसी पढ़ाती है, मैडम का उच्चारण ठीक नहीं है, या राइटिंग ठीक नहीं है, या विषय समझा नहीं पा रहे। स्कूल का मैनेजमेंट भी ध्यान रखेगा, यानी कि पर डे क्या है, इंटरव्यू। इतनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही है, रोजगार तो अपने लोगों को मिलेगा ही, लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है, बातचीत करने का तरीका आना चाहिए। आप लोग सब लोग बैठे हो ना, किसी की शादी में खाना खाना जाते हो तो किसके इर्द गिर्द घेरा ज्यादा बनता है, जो बातें नहीं होगी, है ना, जो बातचीत करेगी उसके आसपास ही तो होने, बाकी लोग तो सुनने वाले होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को बातचीत के तौर तरीके सिखाएं। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी, सबकी। नहीं तो बच्चा अपने अंदर ही अंदर सोचता रहेगा। कितने पॉइंट हो गए, एक बीच में ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा। मैंने शुरू में टेस्ट लिया था, आप लोगों पर वापस कितना लागू होता है, एक बार हाथ खोला देखें। इस बार मुझे लगता है कोई गलती नहीं करेगा। चलो तैयार है, इस बार पक्का है ना? रेडी, 1 2 3। इस बार काफी ठीक, तो फिर नीचे करते हैं, फिर से एक बार टेस्ट ले लेते हैं ना। वापस एक गाड़ी घूमी, स्टार्ट तो हो गई थी, सेल्फ लग गया था, ठीक है। 2 3 कुछ तो बच्चों ने गड़बड़ की। बच्चों इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप कहते हैं उनको माना करो। और 4 मुश्किल नहीं है, कुल मिला के कोई भी दुनिया में चीज मुश्किल नहीं। इस बार काफी हद तक हमारा लगभग 91% ठीक है, तो हम लोग ठीक कर सकते हैं। एक चीज है क्रिएटिव थिंकिंग और एक है क्रिटिकल थिंकिंग। 2 चीजें हैं, क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। मैं हिंदी में बताऊं, एक ही कक्षा है, एक ही पढ़ाने वाला है, एक ही किताबें हैं और एक ही पेपर है कि नहीं? एक बच्चा टॉप आता है और एक लास्ट आ जाता है, क्या फर्क है? कभी सोचा? सेम स्कूल है, सेम कक्षा है, सेम किताबें, वही पढ़ाने वाले, वही पेपर। एक के तो पूरे में से पूरे नंबर भी आते हैं, एक के आखिरी भी तो आता है। ये भी तो सच्चाई है, सबके बराबर थोड़ी आते नंबर। सारी चीजें वही, फिर अप डाउन्स क्यों आता है? 2 चीजों की जरूरत रहती है इसके लिए, क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। जिंदगी में भी रहती है, परीक्षा में भी रहती है, कि हम लोग क्रिएटिव कितने हैं, किस तरीके से उत्तर देते हैं। ये मंच दिख रहा है, ये मंच बनाया हुआ है, इस मंच को हजारों तरीकों से बनाया जा सकता है, हजारों तरीके से बनाए जा सकता है। अपनी वेशभूषाएं हम लोग पहनते हैं, इस वेशभूषाओं की डिजाइन कितनी चेंज हुई है, हजारों तौर तरीके आए ना। ऐसे ही परीक्षा में उत्तर देने के हजारों तौर तरीके होते हैं। वो तौर तरीके आपके बच्चे की सोच पे डिपेंड करता है, उसकी सोच कितनी क्रिएटिव है। मकान के नक्शे देखे होंगे आप लोगों ने, किसी के किस तरीके का, किसी के किस तरीके का, कितने डिजाइनर हैं। तो इसी तरीके से परीक्षा में उत्तर डिजाइन करने वाले बच्चे भी होने चाहिए, जो अच्छे से करते हैं। एक एसपीएम साहब है, पिछली भर्ती में टॉप किया, पिछली भर्ती में उन्होंने राजस्थान को क्या किया, टॉप किया। राइटिंग देखी हो ना, तो अच्छी नहीं। तब उन्होंने, किसी ने पूछा उनसे
कि आपकी राइटिंग इतनी ऐसी है, फिर टॉपर्स कैसे बने? तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी खिड़की पता थी, मेरे में क्या कमी है मुझे अच्छे से पता था, मैंने उत्तर लिखे ही नहीं। तो क्या किया, मैंने हर उत्तर को ड्रॉ किया, मतलब हर को किसी न किसी अलग अलग तरीके से उत्तर लिखे, कहीं पे ब्लॉक बनाए, कहीं पे कुछ बनाए और चीजों को बता दिया। जैसे कलीम का युद्ध बताना था उनको, अकबर का जो युद्ध हुआ था, तो युद्ध में लिंक था तो गड़बड़ हो जाती, तो मैंने कैसे अशोक का कैसे कैसे क्या क्या चीजें थी और कैसे कलीम का युद्ध हुआ, क्या हुआ, पूरा मैंने एक पेज में समेट दिया। अब कॉपी चेक करने वाला यही सोचेगा ना कि किस तरीके से क्या हुआ, इसको सब पता है। बस ये सोच आपको भी बच्चों में डेवलप करनी होगी। क्रिटिकल का मतलब ये समीक्षात्मक, किसी ने कहा हमने मान लिया, ये जरूरी थोड़ी। आंखें मूंद के चलने वाला समय अब चला गया। अब तो क्रिटिकल, खुद सोचो, आपको आके किसी ने कुछ बताया, आप फैसला ले लोगे, ठीक बात नहीं। चाहे आपके बेटे के बारे में अच्छा कहा या बुरा कहा, कुछ भी कहा, बुरा सुनते ही उबलना मत, अच्छा कहते ही फूलना मत। आप खुद एनालिसिस करना क्या सही है और क्या गलत है। मैं आप सबको बताऊं जो पढ़े लिखे हैं, और राम कुमार जी तो यहाँ है, जैसे ये गीता है, ऐसे कोई भी किताब आती है ना, लिखने वाला तो एक तरीके से किताब लिखता है, लेकिन समीक्षक हजारों प्रकार से उसकी समीक्षाएं करते हैं। किसी की सोच किस एंगल की है, किसकी कैसी है, हर तरीके से सोचता है। तो आपकी सोच भी वैसी होनी चाहिए। कितने हो गए पॉइंट अपने? 7 ही हुए। चलो आगे हम बढ़ते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्याएं सबके जीवन में आती है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान भी होता है। सुसाइड केस कितने होते हैं, सुनते हो नहीं सुनते हो? बड़ों में भी है, बुजुर्गों में भी है। छोटे बच्चों को तो दोष ही क्या है, होता है ना? क्यों? समस्याओं का समाधान नहीं होता। आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा फेमस टीवी स्टार था, फिल्म हीरो बना, और सुसाइड केस और पूरा भारत उसके इस पे रहा। कहीं ना कहीं क्या था, प्रॉब्लम तो थी ना, कोई प्रॉब्लम तो थी। या तो वो खुद उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए, या उसके फ्रेंड्स नहीं ढूंढ पाए, या फैमिली नहीं ढूंढ पाई, या सोसाइटी नहीं ढूंढ पाई, और उसने अपना जीवन जो था समाप्त हो ही गया। तो प्रॉब्लम, आपका बेटा फेल हो गया, किस वजह से हुआ, उसका समाधान ढूंढना है। हमको उस पॉइंट पे खड़ा टिक के नहीं रह जाना। तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया। अभी अमेरिका में चुनाव हुआ, एक व्यक्ति हार गया था पहले, 5 वर्ष फिर जीत गए। होता है नहीं होता? पता ही नहीं चलता है कब क्या प्रॉब्लम आएगी और क्या चली जाएगी। लेकिन जरूरत यह है कि आप उसका मुकाबला कैसे करें। क्रिकेट के मैच होते हैं, एक टीम जीतती हार जाती है, हारती जीत जाती है। तौर तरीके अपना नहीं होते। एक हीरो है, उसकी सारी फिल्में सुपर, एक आधी फ्लॉप हो जाती है। तो प्रॉब्लम्स जीवन में आती रहती है। बच्चा टॉप करता है, कभी नहीं कर पाएगा, कभी बहुत अच्छे से बातचीत करता है, कभी नहीं कर पाएगा। ये जमाना पूरा साइकोलॉजी का हो चुका है। इसलिए बच्चों की समस्याओं का समाधान आप लोग करें। 24 घंटे आपके पास कितने घंटे रहते हैं बच्चे? 6 घंटे। 24 में से 6 गए पीछे, 18 में से आपके पास कितने रहते हैं, कितने घंटे? हमारे पास तो रहते ही नहीं है, मोबाइल के पास रहते हैं। या रहते हैं? 6 घंटे आपके पास रह जाएगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बच्चा तो 6 घंटे रह जाएगा, लेकिन हम उनके पास 6 घंटे नहीं रह पाते। प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो जो भी समस्या हो बच्चे की, सुने समझे। अभी 12वीं फर्स्ट ईयर में बच्चे आए, फर्स्ट ईयर में बच्चों से मैंने पूछा, उनसे लिखवाया, आप 12वीं किए हुए बच्चे हैं, देखना सर,
आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है? उत्तर आप देखोगे ना तो ताज्जुब करोगे। गांव के बच्चे हैं, बच्चे गांव के थे इसलिए थोड़ा सा चलता है, लेकिन प्रिय पुस्तक राजनीति विज्ञान या हिंदी या रामचरितमानस। चलो ठीक है। तीसरे वाले ने कम से कम किताब का तो नाम लिखा, उससे पूछा पढ़ी पढ़ी तो प्रिय कैसे हुई? एक नाम लिखना था, लिख दिया। दूसरे से पूछा हिंदी कोई पुस्तक है क्या? कोई किताब नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। ये प्रिय फिल्म, किसी ने डैश लिखा, किसी ने लिखा आलम आरा, किसी ने लिखा राजा हरिश्चंद्र। तो डैश किया उसको तो समझ में आ रहा है कि उसने देखी नहीं, लेकिन आलम आरा लिखी, उससे मैंने पूछा आपने देखी आलम आरा? तो ये नाम कहां से आया? जीके में पढ़ा था, पहली बोलती फिल्म या पहली कलर्ड फिल्म। तो मतलब ये है कि बच्चों को मैं कोई अलग एंगल से नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम बच्चे अवेयर हो। आप तो सब शहर में रहते हो, बच्चे किताबें भी पढ़े, बच्चे फिल्में भी देखें। हाँ, किताबें अच्छी पढ़े और फिल्में भी अच्छी देखें। बहुत सारी बच्चों पे फिल्म बन रही है, बहुत सारी एजुकेशन पे बन रही है, बहुत सारी जो अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उन पे फिल्में बन रही है। बच्चे देखेंगे ना तो दिमाग विकसित होगा, उनकी सोच में धीरे धीरे ये क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें आती जाएगी। एक किताब पढ़ेंगे तो उससे बहुत परिवर्तन आता है। एक बच्ची थी, तो उसके फर्स्ट ईयर में उसकी शादी हुई और अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड उसके सपोर्टिव नहीं था। लड़की इंटेलिजेंट, केवी से पढ़ी हुई तो अंग्रेजी में होगी ना होशियार। संबंध पहले का था तो निभाया परिवार ने, उसने भी निभाया। और लेकिन हस्बैंड क्या, थोड़ा सा बुद्धू टाइप था। उसको हमेशा ये सोच रहती थी कि ये मेरे से बहुत ज्यादा होशियार है, प्रॉब्लम्स तो रहती है। तो उसने आना जाना माना बंद करवा दिया उसने कहीं पर भी। तो ठीक है, उसने भी माना उसको। मैं सच्चाई कह रहा हूँ, ये केस पूरी तरीके। वो दिवाली पे घर आई, हमारे गांव भी आई, तो मैंने कहा ऐसा कर, दुकान से 4-5 किताबें ले जा और वो किताबें पढ़ती रहना। उसने एक उपन्यास लिया, उसमें त्याग पत्र, जैनेन्द्र कुमार का त्याग पत्र। अगली छुट्टियों में आई और उसने कहा कि वो पढ़ा एक पहला ही पहला, और अब मैं तो किताबें ही पढ़ती हूँ, दुनिया कुछ भी करे, खूब घर का काम करती हूँ, तैयारी तो होती है उतनी करती हूँ, लेकिन ज्यादा सोचती नहीं। 1 साल वो रही परेशान। अब उसके बाद में वो पूरे उस परिवार की नेता बनी हुई है, सब क्या मेरा ही कहना मानते हैं। तो मैंने कहा तेरे पढ़ाई वगैरह वो पहले बात, वो कुछ नहीं, सब मैं तो हर काम में आगे हूँ। कुछ गीत गाना है तो मैं गाती हूँ, गीतहन के रूप में नंबर 1 मैं हूँ, काम करने में नंबर 1 हूँ। किसी के कोई बलन हो, बालना होता है तो कढ़ाई सबसे पहले जाके मैं तपाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। और किताबें हर बार आती है तो 5 साल लेके जाती हूँ। उसने अपनी सोच को क्या कर दिया, परिवर्तित। जिंदगी में प्रॉब्लम्स वगैरह आती रहती है, सोच परिवर्तित करनी है। मुझे लगता है कि 10 पे बात नहीं हुई क्या? सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पे बात हुई? डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हो गई, कम्युनिकेशन पे हुई, रिलेशनशिप पे हुई, स्ट्रेस और इमोशंस पे हो गई, डिसीजन मेकिंग। अब अंतिम, इतनी सारी बातों के बाद में निर्णय लेना है कि हमें करना क्या। विद्यालय को भी निर्णय लेना है, आपको भी लेना है और बच्चों को भी लेना है। आखिर में लेना तो बच्चों को ही है कि हमें करना क्या। तो एक निर्णय लें, आप अपने बच्चों की क्षमताएं देखकर, अच्छाइयां कमजोरियां सब देखें, आपकी खुद की कैपेसिटी देखें, आप भरोसा करें अपने बच्चों पर, विश्वास रखें। सारे बच्चे आज के टाइम में जैसा अपना सोच होती है ना कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। बच्चे बहुत संवेदनशील हैं, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। आप सोचोगे नहीं, इससे ज्यादा बच्चे आपके प्रति सोचते हैं।
एक लड़का था, उसका मुकलावा तय हुआ, शादी तय हुई। आज के समय में क्या है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बच्चे की ख्वाहिश है ना। उस बच्चे ने 17,000 रुपए में सारा कुछ अरेंजमेंट किया, उसका भाइयों का, कपड़ों का, चमाचम जितना चाहिए ना, 17,000 में सारी चीजें उड़ावनिया कर दी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा इतने कम में कैसे किया? तो सूट का क्या है, एक बार ही तो पहनना है, रेमंड्स का लूं या नॉर्मल लूं, कलर अच्छा होना चाहिए, फोटो ही तो चाहिए, फोटो नहीं होता है तो आजकल ऐसे करके फोटो अच्छा कर देंगे, एडिट कर देंगे, तो और चाहिए क्या? और उसने साड़ी, तो मैंने कहा इतना क्यों किया? तो कि इसलिए कि पिताजी गाड़ी चलाते थे, अब उनको दिखाई देता नहीं, गाड़ी छोड़ दी, खेती पे घर चलता है, खेती भी एक होती है, कुएं है नहीं, ट्यूबवेल है नहीं, मैं कमाने लग जाऊंगा तब काम होगा। उनका अच्छा ठीक है, गहना मम्मी वाला लेके गए, काम चला दिया, कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया, पुलिस में चयन हो गया उसका। मैंने कहा अब ठीक है देख लो। और उसी दिन होता तो क्या, मैं तो पैसे उतारने में कर्ज लेता, कर्ज उतारने में पढ़ाई छूट जाती। तो उसने एक निर्णय लिया कि नहीं, अब खर्चा नहीं करना। तो आप लोग भी निर्णय लें, बच्चों पे निर्णय थोपना मत, और अच्छा निर्णय लोगे तो उनकी लाइफ बनेगी। आपके जीवन की, पुनः कह रहा हूँ, पूंजी अपने बच्चे, पैसे नहीं। हाँ, जरूरतों की रोटी कपड़ा मकान और ठीक ठाक जीवन तो जरूरी है ही, लेकिन किसी के अंतिम समय में पैसे साथ नहीं गए, अंगूठियां भी उतार ले जाते हैं, वापस ले आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है? तो बच्चों पे ध्यान देना। पुनः आनंद जी, आपका और आपके पूरी विद्यालय टीम का बहुत आभार। मैं हमेशा देखता हूँ कि मैंने जितने पॉइंट्स बताए ना, इस पॉइंट्स पे ये विद्यालय काम करता है। शुरू से लेकर जब ये बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं थी, तब भी ये क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग पे हमेशा बात काम होते थे। छोटी छोटी प्रतियोगिताएं जब भी होती थी यहाँ पर, मैं इससे पहले एक बार इस विद्यालय में आया हूँ, और तब ऐसे फंक्शन में नहीं आया, सीधा बोर्ड के बच्चे थे, उनसे बात करने के लिए ही आया था। तब मुझे महसूस हुआ था कि इन आधुनिक पॉइंट्स पे जो हमेशा के लिए उपयोगी थे, उपयोगी रहेंगे, उन पे बात होती है। तो आपको बहुत धन्यवाद कि ऐसा आयोजन रखा। राम कुमार जी अपने आप में बहुत बड़े विद्वान हैं, कवि हैं, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में काम करते हैं। मैंने भाषण दिया और उसको सुनने के लिए रुके, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है, ये आपका बड़प्पन है, और आप सभी पेरेंट्स को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कहा जाता है ना, वो मंजिल किनको मिलती है, किनको मिलती है? मंजिलें किनको मिलती है? मेहनत करने वालों, हौसलों से मिलती है। होते हैं ना, छोटे छोटे पंछी होते हैं, पंख तो सबके होते हैं, बड़े वालों के भी होते हैं, पंख से कोई उड़ान नहीं भरता। उड़ान किससे तय होती है? हौसलों से। अंदर जज्बा है या नहीं? तो आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, आप अपने बेटे बेटियों को इस तरीके से तैयार करिएगा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वो चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े, आप सबका नाम रोशन करें और अपने जीवन को भी खुशहाल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।